हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम एक चैप्टर की और थोड़ी सी रिवीजन कर रहे हैं। देखें जरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्लस बैलेंस शीट का हमें करना है एनालिसिस। देखो बेटा, अगर एक पेज पर मैं आपको ये तीनों बना करके दे दूं तो क्या ये कोई मीनिंगफुल वे होगा इसको एनालाइज करने का? नहीं सर। इसको एनालाइज करने के लिए, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको दी, इसको एनालाइज करने के लिए आपको कुछ टूल्स यूज करने पड़ेंगे। और टूल्स के अंदर सबसे पहला क्या होता है? कॉमन एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। आप कॉमन स्टेटमेंट बना के देखते हो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना करके देखते हो। सेकंड, रेशो। रेशो से चेक करते हो कि सर कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी अच्छी नहीं है। अच्छा, अगर दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन नहीं करना तो अपनी कंपनी से कंपेयर कर लो, पिछले साल क्या रेशो थी, जीपी रेशो, इस साल जीपी रेशो क्या है। और थर्ड होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेटा, हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अगर आप मेरे को उसको आइसोलेटेड मोड में दे दो, आइसोलेटेड मोड मतलब आपने मेरे हाथ में सिर्फ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दी, उसके लिए मैं क्या मीनिंग निकालूंगा, उसमें से मैं क्या मीनिंग निकालूं? सिंगल सिंगल अमाउंट के लिए मैं क्या समझू, करंट एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, ये मीनिंग नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको कुछ टूल्स का यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको वो सिग्निफिकेंट मैनर में अंडरस्टैंडेबल हो पाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे पास कौन कौन से टूल है? कॉमन एंड कंपैरेटिव, रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कौन से? कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको पता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते थे प्रीवियस ईयर का अमाउंट, करंट ईयर का अमाउंट, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, और बेस कौन सा लेंगे? प्रीवियस ईयर का। कॉमन साइज स्टेटमेंट, और यहाँ पर कम से कम 2 सालों की रिक्वायरमेंट होती है ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूं अपना पिछले साल का इस साल से। ठीक है जी। कॉमन साइज स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर मेरे को सिर्फ एक ही साल की रिक्वायरमेंट होती है, मैं एक साल के बेसिस पे कॉमन साइज स्टेटमेंट बना सकता हूँ। ठीक है जी। जो भी वैल्यूज है करंट ईयर की, वो उसके बाद हम निकालते हैं परसेंटेज, एक कॉमन बेस लेकर के। जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कॉमन बेस होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और उसको हम 100% मानते हैं। और बैलेंस शीट के अंदर जो कॉमन बेस होता है वो होता है टोटल ऑफ बैलेंस शीट, या फिर बोलो टोटल ऑफ असेट या टोटल ऑफ लाइबिलिटी, एक ही बात है। ठीक है जी। उसके बाद होता है रेशियो एनालिसिस। ध्यान रखना, रेशियो एनालिसिस क्या होता है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अर्थमेटिकल मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, मैथ की तरह दिखाई देता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। रेशियो एनालिसिस भी हम करते हैं। ठीक है जी। कैसे? रेशियो एनालिसिस क्या होता है? एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, मैथ की तरह दिखाई देता है, 2:1, 3:1, इस तरीके से। टू रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि सेल बढ़ेगी तो जीपी बढ़ेगा, सेल कम होगी तो जीपी कम होगा। इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ऑफ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस कर रहे हैं तो कंपोनेंट किसके होंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है सर। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियो इज टर्म्ड एज रेशियो एनालिसिस। अगर मैं रेशियो की हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहा हूं तो मैं इसे कहता हूं रेशियो एनालिसिस या फिर अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस, क्योंकि सर अकाउंटिंग की रेशियो यूज हो रही है। ठीक है जी। अकाउंटिंग रेशियो इज इंपॉर्टेंट टूल्स और टेक्निक्स ऑफ द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट हेल्प्स इन एक्सेस assess the profitability, solvency, liquidity और efficiency of the enterprises। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकलेगी? जीपी रेशो से। सॉल्वेंसी कैसे निकलेगी? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कहते हैं, सिर्फ सॉल्वेंसी वर्ड लिखा होता तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है, यानी कि डेट इक्विटी रेशो वगैरह। लिक्विडिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, और एफिशिएंसी का मतलब होता है आपकी टर्नओवर। ठीक है ना? चलो, कैश फ्लो तो आपको पता ही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको सीसीई के बारे में बताता है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ओके, कॉमन साइज स्टेटमेंट आपको ओके, कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपकी ओके है। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर एक्सटर्नल का जस्ट मैं ऐसे ही बताया था, इसके अंदर की चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनालिसिस कैसे कैसे हो सकते हैं सर? एक एनालिसिस हो सकता है एक्सटर्नल एनालिसिस। इसका मतलब ये है, ये रही कंपनी, कंपनी वालों ने एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई, और ये है कंपनी के बाहर के लोग, जैसे कि क्रेडिटर, जैसे कि लेंडर, जैसे कि बैंक, जैसे कि गवर्नमेंट, वो इसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। तो जल्दी बताओ, क्या वो मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि कंपनी जैसा कंपनी का मन था वैसी ही उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है। इन लोगों के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं होती कि कंपनी के अंदर आकर के रियल मीनिंग चेक कर सके कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। ये तो सिर्फ उसी को सही गलत बोलेंगे जो कंपनी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख करके देगी। और आपको पता है, क्या कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बनाएगी? क्या वो तो ऐसी बनाएगी विंडो ड्रेसिंग करके। आपको पता है विंडो ड्रेसिंग हमने लिमिटेशन पढ़ रखी है। External analysis is conducted by those who do not have access to the detailed record of the enterprises।
एंड देयरफॉर हैव टू डिपेंड द पब्लिश अकाउंट। तो ये लोग सारे के सारे किस पर डिपेंड है? पब्लिश अकाउंट के ऊपर डिपेंड है, और उसी को ये देखते हैं और बोलते हैं सही है या गलत है, लेकिन एक्चुअल इनको भी नहीं पता। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। सच टाइप ऑफ एनालिसिस मेड बाय इन्वेस्टर, लेंडर, क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और रिसर्चर्स। ठीक है सर। एक्सटर्नल, इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर के लोग अगर रिसर्च करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिसर्च कर रहे हैं, ऑनर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, उनके पास सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, एक्चुअल में क्या हुआ है वो उन्हीं को पता है, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल एनालिसिस। इनके पास सारी की सारी पावर है रिसर्च करने की। इंटरनल एनालिसिस इज कंडक्ट बाय मैनेजमेंट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी कि प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। It is important feature of such analysis is that the management has access to all the information of the enterprises, and therefore the analysis is more detailed, extensive and accurate। सही बात है सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल, डायनामिक, टाइम सीरीज, ट्रेंड एनालिसिस, इंट्रा फर्म कंपैरिजन या कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इन सबका एक ही मतलब है। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब इस तरीके से देखो, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये चलती हुई लाइन है हॉरिजॉन्टल। पहला साल, दूसरा साल, इन दोनों को कंपेयर करके एब्सोल्यूट चेंज निकालो, इसके बाद परसेंटेज चेंज निकालो, यानी कि सर ये है आपके चलता हुआ, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। चलता हुआ साल मतलब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, चलता जाएगा। इस साल का पिछले साल से कंपैरिजन करो, पिछले साल का उससे साल पिछले साल से कंपेयर करो, उसका पिछले साल से उसके पिछले साल से कंपैरिजन करो, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। एक होता है वर्टिकल एनालिसिस, ये देखो ये एक सीधी लाइन, इसका मतलब वर्टिकल मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही साल की रिक्वायरमेंट है। तो एक साल की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है और 2 साल की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को इसीलिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी हम बोलते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं, ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं, डायनामिक भी बोलते हैं, और इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी इसी को हम बोलते हैं। इंट्रा फर्म मतलब विद इन दी फर्म के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं, अपना साल, अपना ये वाला साल को पिछले वाले साल से कंपैरिजन कर रहे हैं, इज कॉल्ड इंट्रा फर्म। और जो हमारा वर्टिकल एनालिसिस होता है, वर्टिकल का मतलब होता है इसी साल का कंपैरिजन इसी साल से, यानी कि सर एक ही साल के ऊपर, जैसे कि वो किसके अंदर होता है, जिसके अंदर एक ही साल की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, जो कि होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो वर्टिकल एनालिसिस को स्टैटिक या फिर क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस या फिर इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म मतलब अपना कंपैरिजन दूसरे के साथ, तो मेरी सिर्फ एक ही साल की स्टेटमेंट यूज होगी, उसकी भी एक ही साल की स्टेटमेंट यूज होगी, या फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट हम इसे बोलते हैं। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का और अल्टरनेट नेम क्या है, वर्टिकल एनालिसिस किसे कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है देखिए जरा, दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है जी, 2 साल, 3 साल, 5 साल हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इट इज अ टाइम सीरीज एनालिसिस, इट शोज कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा ऑफ सेवरल ईयर अगेंस्ट वन चूजन बेस। आपने एक बेस चूज कर लिया, इस साल का कंपैरिजन मैं करूंगा पिछले साल से, अच्छा पिछले 10 साल में क्या हुआ था उससे, तो आप कर सकते हो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यानी कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इट इज यूजफुल फॉर ट्रेंड एनालिसिस, ध्यान रखना मैंने सारे के सारे नाम ऊपर लिख रखे, एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो ध्यान रखना ये आ सकता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की क्या क्या एग्जांपल है, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। वर्टिकल एनालिसिस का मतलब है सिर्फ एक साल की रिक्वायरमेंट होती है, मेरा एक साल, सामने वाले का एक साल, या अगर मेरे को सिर्फ अपने ही का बिजनेस का बनाना है तो मुझे सिर्फ अपने ही बिजनेस का एक साल की रिक्वायरमेंट होगी। दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 year only. It is a cross-sectional analysis. Ratio analysis is the financial statement relating to a particular accounting year. It is an example of type of analysis. So ध्यान रखना, रेशियो एनालिसिस किसका एग्जाम्पल है, रेशियो एनालिसिस। ध्यान रखना ये आ सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, रेशियो एनालिसिस क्रॉस सेक्शनल है, सॉरी हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो सर रेशियो एनालिसिस सिर्फ इसी साल का डेटा लेता है, इसी साल का जीपी, इसी साल की सेल, इसी साल की करंट एसेट, इसी साल की करंट लायबिलिटी। ध्यान रखना रेशियो एनालिसिस भी किसका एग्जाम्पल है, वर्टिकल एनालिसिस का है। ठीक है। सच एन एनालिसिस इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेवरल कंपनीज ऑफ द सेम टाइम टाइप और डिवीजन और डिपार्टमेंट ऑफ वन एंटरप्राइज। मेरा भी एक साल चाहिए, सामने वाले का भी एक साल चाहिए, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ध्यान रखना ये दो चीजें ही आपके पेपर के अंदर आएंगी। हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक एनालिसिस इज आ टाइम सीरीज एनालिसिस, मैंने ऊपर नाम लिख दिया। वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस इज अ कैरिड आउट एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जनरली व्हेन अकाउंट्स आर क्लोज। तो ये एक ही साल के लिए बनाया जाता है जब अकाउंट क्लोज हो रहे होते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पीरियड, इट रिक्वायर्ड फाइनेंशियल पीरियड ऑफ 2 और मोर पीरियड, बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये तो कंपैरेटिव है। इट रिक्वायर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर। तो ध्यान रखना कॉमन साइज और रेशो, ये दोनों के दोनों इसी के एग्जांपल है। कंपोनेंट और आइटम, इट डील्स विद द सेम आइटम ऑफ डिफरेंट पीरियड, सही बात है। करंट एसेट पिछले साल कितनी थी, इस साल कितने की, ऐसे। इट डील विद द डिफरेंट आइटम ऑफ सेम पीरियड, सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना है,
अदर इनकम का कितना है, फाइनेंस कॉस्ट का कितना है, प्रोविजन फॉर टैक्स का कितना है। तो आइटम डिफरेंट डिफरेंट होते रहते हैं, बेस एक ही होता है। इन्फॉर्मेशन, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज, बिल्कुल ठीक है, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन परसेंटेज टर्म ओनली, सही बात है, यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज दिखाता है। यूजफुलनेस, इट इज जनरली यूज फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस, इट इज जनरली यूज फॉर क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। कंपैरिजन, इट इज अ पार्ट ऑफ कंपैरिजन, ये कंपैरिजन का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स कंपैरिजन, कह रहा है पहले मैं जरा अपने साल का चेक कर लूं क्या क्या चीजें हैं, कितने कितने परसेंटेज है, उसके बाद मैं कंपैरिजन करूंगा अपना ही अपने साथ और अपना किसी दूसरी कंपनी के साथ। तो ध्यान रखना ये वाला पॉइंट आ सकता है। इंट्रा फर्म कंपैरिजन आपको पता है, अपना कंपैरिजन अपने ही साथ, ठीक है ना। और इंटर फर्म का कंपैरिजन पता है, अपना कंपैरिजन दूसरी फर्म के साथ, ठीक है सर। इसके अंदर नाम वाम सारे के सारे आपको ओके हैं। प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने पढ़नी नहीं है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने देखना नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद यूजर्स यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने देखने नहीं है। पार्टीज इंटरेस्टेड इन कौन कौन सी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने पढ़नी है, ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल इन नेचर है, प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर करता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता है। सफर फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत होगी तो उसके ऊपर लिया हुआ एनालिसिस भी गलत होगा। नॉन फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, पर्सनल बायसनेस होती है सर, पक्षपात होता है। अगर मैं कंपनी वाला हूं तो बताओ मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाऊंगा, मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही ही बनाऊंगा, और उसके ऊपर जब आप एनालिसिस करोगे तो वो भी तो गलत ही आएगा। वेरिएशन ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, दूसरी वाली कंपनी फॉलो कर रही है स्टेट लाइन, मैं कर रहा हूँ डब्ल्यूडीबी, क्या कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये कुछ लिमिटेशंस है कि कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, आप जो मर्जी कर लो। विंडो ड्रेसिंग, अपनी अपनी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जैसी दिखाना, आपको पता है विंडो ड्रेसिंग क्या है, और यही सारी चीजें मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।